बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में हम दो तीन अहम मामलात के ऊपर बात करेंगे। क्यों जब हम सूबाई सतह पर देखते हैं तो इख्तियारात की मुंतकिली नीचे नहीं हो सकी। वो सूबे जिन्होंने 18वीं तरमीम के बाद डेवोल्यूशन का बहुत ज़्यादा क्रेडिट लिया। जब बलदियाती निज़ाम की बात आती है, बलदियाती इंतखाबात की बात आती है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमार्क्स को सामने रखते हुए देखें तो सूबे हेले बहाने करते हैं और इख्तियारात की मुंतकिली को नीचे तक उस तरह से नहीं पहुँचाया जाता। इसकी वजह क्या है और अब इन रिमार्क्स के बाद किस तरीके से तमाम सूबाई हुकूमतें इस मामले को लेकर आगे बढ़ेंगी। दूसरा अहम मामला, सेनेट के इलेक्शन का तरीक़ाकार क्या होगा। क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने MPs पर और अपने इत्तेहादियों पर एतमाद नहीं है, जिसके हवाले से बारहा PDM के अहदेदारान और लीडर्स बहुत सारे दावे करते हैं, उसमें कितनी सदाकत है। और फिर जो एक और अहम मामला है वो जाहिर है PDM की अपनी तहरीक का है। PDM की तहरीक जो है वो लोग कहते हैं कि शायद उनके पास कोई लाएअमल नहीं है, बहुत सारा उनका मौक़िफ़ बदला है। बहरहाल सेनेट इलेक्शन के ऊपर हुकूमत एक ऑर्डिनेंस लाने का फ़ैसला कर रही है और वो ये कह रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला उनके हक़ में आता है तो फिर वो उस ऑर्डिनेंस का इजरा करेंगे। और वो जो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस है सदारती, उसकी हेयरिंग भी है कल, और उस हेयरिंग से पहले इस तरह के ऑर्डिनेंस का फैसला सामने आना, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, उस सवाल से बात करेंगे। मेरे साथ बहुत ही आमरन पैनल मौजूद है। आपसे तारुफ करवा दूं जी, कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। JUIFA के सीनियर रहनुमा है, पाकिस्तान के नामवर माहिर कानून हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक हबीब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से भी हम आज बात करेंगे। तो फ़ारूक हबीब साहब, आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ एक केस इलेक्शन कमीशन में लेके गए हुए हैं। फ़ारूक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर असद अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ बलदियाती निज़ाम के हवाले से अगर किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स जो सामने आए हैं, फ़ारूक क्या मसला है, क्यों बलदियाती निज़ाम उस तरीके से नहीं बन पाया। अगर बिलखुसूस पंजाब की बात करें, एक जो मौजूदा निज़ाम था उसको उड़ा दिया गया और उसके बाद अभी तक वहाँ पे बलदियाती निज़ाम नहीं है। अब तरक्याती फ़ंड्स भी आप जो है वो MNAs को दे रहे हैं। तो ये सारा मामला आखिर क्या हुआ, क्यों सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इतनी बरहमी का इजहार करना पड़ा, बिलखुसूस अगर पंजाब की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो? देखें, यकीनन बलदियाती इलेक्शंस जो हैं वो पाकिस्तान के आइन के अंदर दर्ज है कि लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो कायम होंगी, और यकीनन हमारी हुकूमत की तमाम तर तवज्जो जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स की, मजबूत लोकल गवर्नमेंट्स के ऊपर है, उनकी बहाली के ऊपर है। और आपके इल्म में है कि जिस तरह पिछला पूरा साल हमारा कोविड को निपटने के हवाले से उसके ऊपर सर्व हो गया, और इससे पहले भी बलदियाती निज़ाम जो है वो एक पंजाब के अंदर नाफिज था, जो बिल्कुल टूथलेस किस्म का निज़ाम था, जिसके अंदर इख्तियारात निचली सतह के ऊपर फराहम नहीं किए गए थे। और उसके कंपैरिजन में अगर खैबर पख्तूनख्वा का निज़ाम देखें तो वहां पर नाजिम के पास इख्तियारात थे, नाजिम के पास चाहे वो स्कूल्स के डिपार्टमेंट थे, चाहे वो हेल्थ के थे, और प्रॉपर उनको फंड्स भी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सालाना 50 अरब रुपया फंड्स लोकल गवर्नमेंट्स को फराहम किए। लेकिन यहाँ पर जिस किस्म का एक लूला लंगड़ा निज़ाम नाफिज था, जिसके तहत जो वजीर आला थे उनको डिक्टेटर आला के इख्तियारात दे दिए गए थे कि वो एक स्ट्रोक ऑफ पेन के जरिए मुंतखब किसी भी नाजिम को, किसी भी जिला नाजिम को घर भेज सकता था। जो मौजूदा निज़ाम हम लेकर आए हैं, इस निज़ाम के अंदर हमने डायरेक्ट इलेक्शन जो है वो मेयर का, लॉर्ड मेयर का वो डायरेक्ट इलेक्शन होगा, जिसमें उसके मुतलका जिले के अंदर, मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन के अंदर, म्यूनिसिपल कारपोरेशन के अंदर, तहसील कारपोरेशन के जितने भी वोटर्स होंगे वो उनको वोट डाल सकेंगे। पहले इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था, उस इनडायरेक्ट इलेक्शन के अंदर भी जो चेयरमैन, नाज़िम, नायब नाज़मीन, काउंसलर्स वोट डालते थे, उनको हमेशा खरीद लिया जाता था, मैनेज किया जाता था। ठीक है। अब उस जिले के, उस शहर के जितने वोटर होंगे, जिस तरह लंदन के अंदर इंतखाबात होते हैं मेयर का, उस तरह ही हर जिले के अंदर जो है वो इलेक्शन होगा, और तमाम तरह इख्तियारात दिए जा रहे हैं, फंड दिए जा रहे हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा, ठीक है, मैं जरा कामरान मुर्तज़ा साहब से भी पूछ लूं। फ़ारूक के कामरान साहब, आपके ख्याल में जो बलदियाती निज़ाम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने सूबों के हवाले से रिमार्क्स दिए कि सूबे अपने मसाइल को लेके बैठ जाते हैं, तो लगता यूं है कि सूबे संजीदा नहीं है। आपको लगता है कि 18वीं तरमीम का तो क्रेडिट बहुत लेते हैं कि डेवोल्यूशन बड़ी ज़रूरी थी और सूबों को खुद मुख्तारी मिलनी चाहिए, लेकिन फिर वो इख्तियारात की मुंतकिली का अमल उस तरह से नहीं हमें नज़र आता पाकिस्तान में, वजह क्या है?
वजह हमारी बदनीयती है, वो ट्रिकल डाउन नहीं हुआ, वो नीचे तक वो इख्तियारात को जाना चाहिए था। वो हमने जहाँ तक अपने तक तो हमने लिया उन इख्तियारात को, उसके बाद हमने नीचे अपने से नीचे नहीं जाने दिया। तो जब हमारी नीयत में ये खराबी होगी, जब हम इस तरह की हरकतें करेंगे कि अपने पास इख्तियारात जो है, सेंटर का मसला क्या था, वफाक का मसला क्या था, सारे इख्तियारात अपने तक रखता था। डॉक्टर साहब, आपने फरूख हबीब साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा जी कि हमने पंजाब में जो मॉडल पहले था वो बड़ा फ्लॉड मॉडल था, और ये गिला उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी और काफ लीग भी करती थी कि शहबाज शरीफ साहब ने फंड्स की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन लाहौर तक की है। आपको लगता है कि जो मॉडल ये लेके आए हैं उस मॉडल के तहत वाकई में जो बलदियाती निज़ाम होना चाहिए किसी जमहूरी मुल्क में, उस तरह के मॉडल में हम चले जाएंगे? मॉडल जो इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये नेबरहुड विलेज और विलेज काउंसिल बनाएंगे, इख्तियारात देंगे, लंदन मॉडल है ये। एक और शराब है जैसे गुड गवर्नेंस का था, ये यहाँ पर बल्दियात का जो कर रहे हैं, ये लोगों का तवज्जो हटाने के लिए ये कर रहे हैं। इनकी जो EDM ने डेडलाइन दी हुई है उससे टेंशन, ताकि लोग बल्दियात की तरफ जाए। बिल्कुल वैसे ही है जैसे आमरों के दौर में अयूब से शुरू हो जाए आप, ये मुशर्रफ दौर की तरह की बातें हैं, और ये एक नया शराब है जो पाकिस्तानी कौम को दिखाया जा रहा है। जहाँ तक पंजाब में और लाहौर में लगाने का है तो वो इनके पास सारा रिकॉर्ड है, ये असेंबली का रिकॉर्ड देख लें। ये एक और उस तरह का झूठ है जो इन्होंने जैसे DFID पे लगाया था कि शहबाज शरीफ ने ज़लज़ले के जो एड आई थी से उसको जो है ब्रिटेन के टैक्स पेयर्स के पैसे जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग की है। ना सिर्फ उन्होंने बल्कि उनके दामाद पे भी ये इल्ज़ाम लगाया था, जो कि कल लंदन हाई कोर्ट ने अपनी जो है ऑब्जर्वेशन दे दी है कि किस लेवल की ये डिफेमेशन की गई है। और डेविड रोज़ और डेली मेल को जो उन्होंने कहा है सबके सामने है। शहबाज शरीफ साहब ने जब ये केस भी किया था तो उन्होंने ये कहा था, लूटने वाले ऐसे नहीं होते हैं। उसकी आखिरी लाइन पर एक ही पढ़े क्या लिखा हुआ है कि इस डिफेमेशन केस से जो पैसे आएंगे वो मैं चैरिटी इदारों को दूंगा, नॉट टू पर्सनल गेन। ये होती है विजन, ये होता है। लोगों ने, आपने देखा यहाँ पर ये एक और नाज़म, कभी नाज़म आ जाते हैं, कभी चेयरमैन आ जाते हैं, कभी काउंसलर्स आ जाते हैं, और अभी ये जो है नेबरहुड और विलेज काउंसिल का कॉन्सेप्ट लाए हैं। अभी इन्हें खुद क्लियरेंस नहीं है कि किस किस्म का ये लाना चाह रहे हैं। ये वही हाल पाकिस्तान का करेंगे, बल्दियाती इदारों का भी, जिस तरह नया पाकिस्तान का किया है। और अवाम जो हैं इनके इस झांसे में नहीं आएंगे, उन्हें पता है कि ये जो है ये एक और फ्रॉड। लेकिन डॉक्टर साहब जो निज़ाम ये लाए हैं, आप लोग हिस्सा लेंगे बल्दियाती इंतखाबात में? डॉक्टर साहब आपकी जमात अभी तक का ड्राफ्ट जो है किसी से शेयर नहीं किया गया, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा कमेंट्स नहीं कर सकता। कुछ मीडिया पे खबर आ रही हैं, उसकी वजह से। या सुप्रीम कोर्ट में जो ऑब्जर्वेशन दी गई है कि लोकल बॉडी से ना हुकूमतों का उसको इफेक्टिव करना जो है आइन से इनहराफ है और लोकल बॉडी सिस्टम होना चाहिए, तो उसके लिए डेट दें। और इलेक्शन कमीशन ने रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो हैं उनसे टाइम शेड्यूल मांगा है कि वो कब कब तक करा सकते हैं। सही। पंजाब की हद तक थोड़ा ये है कि ये मार्च में फेज़ में कराएंगे, मार्च, मई और जून 2 तक। और इसी में नेबरहुड काउंसिल्स और विलेज काउंसिल का कॉन्सेप्ट दिया गया, और पार्टी लेस का इन्होंने ये किया। ये समझते हैं कि ये अगर पार्टी बेस्ड होगा तो फिर क्लीन स्वीप हो जाएगी। इनको मैनिपुलेशन आज़ाद लोगों में आसानी होती है करने में कि जो हुकूमत होती है। तो ये कॉन्सेप्ट है, और ये जो है ये अभी तक इसके कदोखाल जो है वो सही तरह वाज़ेह नहीं है आवाम पे। ठीक है, अच्छा मैं फ़ारूक से पूछूंगी, जो आपने एक दो नुक्ते उठाए हैं, और उसके बाद हम कुछ जो सेनेट इलेक्शन के तरीक़ाकार के ऊपर बात है वो भी मैं पूछूंगी। जी एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ रहिए। जी
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। फरूख हबीब साहब, आपने डॉक्टर असद की बात सुनी। खैर, इसके ऊपर तो मुझे लगता है कि इत्तेफाक है कि जो इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं होते, वहाँ पे बददियानती जो है वो रही है निज़ाम के अंदर के ही अनासर की, जिसकी वजह से नहीं हुए। अगर आप उस पर कोई कमेंट करना चाहते हैं कि गैर जमाती बुनियादों पे अगर होंगे तो मैनिपुलेशन ज़्यादा होती है, पहले मुझे उस पर जवाब दे दीजिए ब्रीफ सा, फिर मैं आपसे जो सेनेट के इलेक्शन के ऊपर तरीक़ाकार के हवाले से जो स्ट्रेटजी इस वक्त हुकूमत की सामने आई है, मैं उस पर भी आपसे सवाल करना चाह रही हूँ। जी देखिए, बात ये है कि मैंने आपको ये कहा, ये तो हमारी एक आईनी जिम्मेदारी है। आइन के अंदर लिखा हुआ है कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो कायम होनी है, और इसी के साथ साथ आप ये देखें कि ये नर्सरीज हैं। आप ये समझें कि अगर इनको गला घोंट दें और इंतखाबात ना करवाएं, मुझे आप ये बताएं कि लास्ट टाइम भी जो PMLN को इंतखाबात करवाने पड़े थे, ये खुद तो करवाना नहीं चाहते थे। इनकी पहली जो है वो 5 साल 2008 से 2013 जब ये जलावतनी काट के आए, इन्होंने इंतखाबात नहीं करवाए। जब दूसरी टर्म दोबारा इनको मिली या इनको दी गई धांधली के जरिए, उस टर्म के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा और इंतखाबात करवाए, और एक टूथलेस किस्म का निजाम ला के इन्होंने राइज कर दिया था। हमने तो उस वक्त भी सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंतखाबात करवा दिए थे। उस वक्त हमें तो किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं थी। लेकिन आप पार्टी लेकिन जो बेस पे क्यों बुनियादी नहीं चीज करा है- रहे? पार्टी बेसिस पे क्यों नहीं करा रहे? देखें बात ये है कि जब आपकी नेबरहुड के मतलब जो आपकी ग्रास रूट के ऊपर जब आपके इंतखाबात होते हैं, तो उसके अंदर आप चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आए, उनको मौके मिले, वो उसका हिस्सा बने। अगर आप उसको पार्टी बेस करेंगे तो उससे आप बहुत सारी लीडरशिप, जो केपेबल लीडरशिप है, उसका आप रास्ता रोकते हैं। ठीक है, आप एक पार्टी को एक बंदे को टिकट देगी, PMLN दूसरे को देगी, तो जो बाकी लोग हैं वो फिर किस हैसियत में इंतखाबात लड़ेंगे? बाकियों को तो पार्टी की सपोर्ट मिल गई। तो यहां हम चाहते हैं कि क्यादत ज्यादा से ज्यादा लोग इसके अंदर, जो केपेबल लोग हैं, वो आए, इसका हिस्सा बने। टॉप के ऊपर भी डायरेक्ट इलेक्शन है, टॉप का इलेक्शन जो है वो पार्टी बेस्ड इलेक्शन है, और इसमें इख्तियारात भी दिए जा रहे हैं। और जो पहला निजाम जो ये कह रहे हैं, पहला निजाम तो लूला लंगड़ा निजाम लाया जाता था। नहीं तो ये चाहते आपने थे ये कि सियासी जमातों के साथ ऐसे तो लोग- शेयर क्यों नहीं किया निजाम को, कंसल्टेशन क्यों नहीं की? जाहिर है इन्होंने भी तो इसके ऊपर देखें, एक मिनट, इसके ऊपर बहुत डिबेट हो चुकी है। जब ये पंजाब असेंबली से पास हुआ, इसके ऊपर डिबेट हो चुकी है। अब इसी निजाम को जो है वो मजीद रिफॉर्म करके, जब ये लास्ट ईयर कानून पास हुआ था, ये पंजाब असेंबली के अंदर कानून टेबल हुआ था, कायमा कमेटी के अंदर गया था, कायमा कमेटी से पास होकर ये पंजाब असेंबली में आया, और वहां पर इस पर डिबेट हुई, बहस हुई। उस बहस के बाद इसको पास किया गया। अब इसमें नाफुजुल अमल होना है, उसी के तहत हल्का बंदियां हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन अपना शेड्यूल जमा करवा चुका है। ठीक है, कोरोना के ऊपर हल्का बंदियां भी होनी है। हल्का बंदियों के ऊपर काम हो चुका हुआ है, काफी हद तक डॉक्टर साहब काम हो अभी चुका होनी हुआ है। अच्छा अभी अभी वो ये नहीं हुआ notify कि हो उसकी जाएंगे। फॉर्मेशन किस तरह होगा, अभी इसको होना है। अच्छा उसके ठीक हो ऊपर गया। नोटिफिकेशन नोटिफाई हो जाएंगी, लेकिन उसके ऊपर एक प्रोसेस इलेक्शन कमीशन कर चुका हुआ है। ये मैं आपके इल्म में दे रहा हूं कि इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन प्रोसेस कर चुका हुआ है, एतराजात लग चुके हुए हैं, उनकी नोटिफिकेशन होना बाकी है और उनके नंबर आना बाकी है। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा अमल है। इस अमल को तमाम जमातों को क्रॉस दी बोर्ड जो है वो सपोर्ट करना चाहिए। ठीक हो और गया। ये कतन ऐसा नहीं है कि PDM की तहरीक खत्म करने के लिए ऐसा हो रहा है, लेकिन PDM जाने और PDM की तहरीक जाने, हमने तो चले अपनी मैं आईनी PDM जिम्मेदारी है वो तहरीक पूरी के ऊपर करनी भी, है, ठीक है, इख्तियारात नीचे तक जी ठीक है, मैंने PDM तहरीक के ऊपर भी आपसे बात करनी है। लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब, जो अगला अहम मौजू है वो है सेनेट इलेक्शन के तरीक़ाकार के ऊपर। आज हुकूमत ने जो सर्कुलेशन समरी के तहत कैबिनेट से मंजूरी ली है जी कि हम ऑर्डिनेंस का इजरा करेंगे, जो वो ओपन बैलेट करवाना चाहते हैं, और ये साथ कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से हमारे हक में फ़ैसला आता है, एक रेफरेंस जो सुप्रीम कोर्ट में है, एक मौजू जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस है, आप किस तरीके से देखते हैं इस ऑर्डिनेंस के इजरा का फ़ैसला और इस ऐलान को, कि ये मुतासर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, या इसकी क्या हम देखें कि इसकी क्या इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए? देखिए, इसमें कंफ्यूजन देखिए गवर्नमेंट के पार्ट पे, सिटिंग जो पार्टी है, ट्रेजरी बेंचेस हैं, उनके पार्ट पे 28 अक्टूबर 2020 को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो कि अभी इसमें इस जो सेशन गुजरा है 2-4 दिन पहले जो प्रोरोग हुआ है, उसमें जो है ना वो अपना ये 28 अक्टूबर को इन्होंने पेश किया। 28 के बाद जो है ना खुद इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पेश की, बिल आ गया, बिल पेंडिंग था स्टैंडिंग कमेटी में,
उसके बाद जो है ना ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। और अब जो पहला बिल था उसमें उसकी वजह इन्होंने ये बताई कि जी ये जो हमारे जो MPs हैं वो पैसे ले लेते हैं, ठीक है, पहले उनकी बेइज्जती की। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए कि अब आप बताइए कि ये जो सेनेट इलेक्शन है ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है या अंडर द एक्ट है। अगर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है तो फिर ऑब्वियसली जो है ना वो 2/3 मेजॉरिटी जो है ना रिक्वायर्ड है, और अगर अंडर द एक्ट है फिर उसके बाद सिंपल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है। अपनी अंडरस्टैंडिंग पहले ये थी, उस अंडरस्टैंडिंग को फिर इन्होंने जो है एक टर्न लिया और उसके बाद आ गए ये इसमें सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस आ गया प्रेसिडेंट साहब की तरफ से, फिर अब ये पेंडिंग है। और उसके बाद जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन को खराब करने के लिए इन्होंने जो है वो अब कहा कि जी ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया, हमने ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया, अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में दिया तो फिर उसके बाद जो ना हम ये ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर देंगे, यानी उसको असेंबली से भी पास नहीं करवाएंगे, हमने जो है ना ये काम करना है। तो पहले जो है ना वो अपने MPs की मतलब वो इस तरह से उनको ख़राब किया, अब अदालत में एक मामला पेंडिंग है, उस मामले में जो है खराबी पैदा कर रहे हैं। तो इस तरह से होना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट जो है ना वो उसके पास एक मशीनरी होती है, उसके पास एक लीगल साइड पे एक मशीनरी होती है। ठीक है, आपके ख्याल में वैसे इसका हल क्या है कामरान साहब? क्योंकि सारी जमातें हॉर्स ट्रेडिंग का और सेनेट में वोट बिकने का हमेशा ही गिला करती रही, इंक्लूडिंग योर ओन पार्टी। हाँ देखिए, उसमें होता ये है कि अगर आपने एक नया कानून लाना है ना तो भी लोग बैठते हैं और उसके बाद बैठ के उसको जो है ना उसके ऊपर डिसाइड करते हैं। ये तो एक आम कानून नहीं था, एक सिंपल मेजॉरिटी वाला कानून नहीं था, एक 2/3 मेजॉरिटी वाला मामला था। बज़ाहिर इनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक भी जो 28 अक्टूबर को बाबर अवान साहब ने जो ना बिल इंट्रोड्यूस करवाया था, तो जब इनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये थी 28 अक्टूबर को रेफरेंस आने से पहले तक, उसके बाद अचानक पता नहीं कैसे तब्दील हो गई। तो इनको चाहिए था कि पार्टीज के साथ बैठते, मुशावरत करते, खुद गवर्नमेंट आती है, लोगों को कहती है, पार्टीज को कहती है कि हम मुशावरत करना चाहते हैं, अगर आपकी कोई तजावीज़ इस बात में है, इस बात पे दे दीजिए, इसके साथ कुछ और चीज़ों को टैग करना है वो चीज़ें भी ले आइए। मगर इन्होंने एकदम अचानक जो है ना पहले एक टर्न लिया फिर दूसरा टर्न लिया, इनको खुद अब तक समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। जब आदमी जो है ना वो करने वाला जो है ना कंफ्यूज होता है तो फिर दूसरे जो उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, आपके पार्टी का इस पे क्या स्टांस है? क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो इस वक्त जाहिर है जो सरबराही है, ज़्यादातर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो मरीम नवाज साहिबा की, और उन्होंने कहा अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी समझती है कि ओपन बैलेट होना चाहिए। लेकिन अब आप लोग क्या पोजीशन लेंगे? इस वक्त आपको टाइमिंग भी सही नहीं लग रही। अगर ये ऑर्डिनेंस आ जाता है फिर भी आप लोग सेनेट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे? PDM जो आपने कलेक्टिव फैसला किया? डॉक्टर साहब, पहली तो बात यह है कि सेनेट के इलेक्शन जो है वो जो आइन में जिस तरह दर्ज है उस तरह होगा और उसी तरीक़ेकार से होगा। बाकी रही हुकूमत की बात, तो आप ये देखें इनकी बदनीयती किस किस्म की है कि सदारती रेफरेंस दायर किया, फिर कौमी असम्बली में बिल पेश किया गया और सेनेट में अभी तक बिल्कुल कोई चीज़ जो है ना वो सेनेटर्स को और सेनेट के अवान को जो बाला कहते हैं किसी को कुछ पता नहीं है। इन लोगों को किस चीज़ का डर रहा है? सबसे पहले तो ये अपने जो MPAs और MNAs हैं उन पे अदम इत्माद कर रहे हैं, और ये जो चीज़ है ये उनको कह रहे हैं कि वो बिकाऊ माल है हुकूमत में होते हुए। हालांकि हुकूमत के पास बहुत से रिसोर्सेज होते हैं कि वो वोट जो है अपोजिशन के जो है उसे मैनिपुलेट कर सके, और इसकी वाज़ेह मिसाल है। आपने देखा नहीं कि इनके पास तो जादू की छड़ी है कि ये 34 लोगों को 65 लोगों पर शिकस्त दे सकते हैं। सेनेट में ये हुआ चेयरमैन के इलेक्शन में, वो आपने देखा। लेकिन उसका नुकसान तो डॉक्टर साहब आपकी जमातों को हुआ था ना। PTI वाले कहते हैं कि आपको नुकसान हुआ था, और जो उन्होंने हुकूमत के खिलाफ एक्शन किया, ये कोई नहीं कहता कि हम सब एक पेज में है, क्योंकि बहुत सारे पेज जो हैं PDM ने उलट पुलट कर दिए और अब इनको ये पता है कि इनके पास वो चीज़ें नहीं है, वो रिसोर्सेज नहीं है कि ये अपने MNAs MPs को अपने साथ रख सकें। ये बिल तो, और ये सुप्रीम कोर्ट में तो हमें ओपोजिशन को जाना चाहिए, जबकि ये हुकूमत में होते हुए चले गए। इनका डर और खौफ यही है कि ये अपने MNAs MPs को बिकाऊ माल कह रहे हैं, क्योंकि जब ये ओहदे पैसे लेके देते हैं तो फिर वो ओहदेदार जो है पंजाब में जब टिकट्स देते हैं तो वो खरीदो फरोख्त करते हैं और पैसा बनाते हैं, क्योंकि ये ATM से पैसा लेते हैं और ATM जो है कैंडिडेट से लेते हैं। और ये बात प्राइम मिनिस्टर को बहुत अच्छी तरह पता है।
क्योंकि लेन देन के मामलात और किस तरह पार्टी ओहदा दिया है, किस तरह टिकट दिया है, ये सबको यहाँ और मीडिया में भी आ चुके हैं और सब लोगों को पता भी है। ठीक है, आप कह रहे हैं जिन्होंने इनको पैसे डर और लिए खौफ है। दिए भी। फरूख, और आपको यही वो वजह है जिसकी वजह से इनको खौफ है। ये ऑर्डिनेंस से मसला हल नहीं होगा, ये इनको भी पता है। ठीक है, ये आईनी तरमीम से होगा और आईनी तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए है और इनको उन लोगों से बात करनी पड़ेगी, उन लोगों को इत्मीनान में लेना पड़ेगा जो कि वक्त अब नहीं है, जिनके साथ ये बैठना पसंद नहीं करते, ये उनसे जी उनकी ठीक हो तरफ गया डॉक्टर साहब, देखना आपका पसंद नहीं पॉइंट करते आ और गया। हर वक्त मैं जरा एक फरूख रट से लगाए रहते हैं, वही जी मैं जरा फरूख से क्विकली पूछता हूँ। फरूख, आपको वाकई अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने एमपीएस पे एतमाद नहीं है? पाकिस्तानी कोर्ट्स वो इनके मुंह पे मारती है क्योंकि इनके पास सबूत डॉक्टर कोई साहब, नहीं होता। डॉक्टर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? आपका पॉइंट आ गया। फरूख, आप लोगों को अपने एमपीएस पे एतमाद नहीं है क्योंकि पीडीएम मुसलसल ये कह रही है कि आपको अपना डर है कि आपके लोग जो हैं वो पीटीआई के साथ खड़े नहीं होंगे। देखिए, बात ये है, बात लॉजिकल और आर्गूमेंट बेस करनी चाहिए। बात जो है वो सतही सतह के ऊपर जो है वो इल्जामात की बुनियाद पे नहीं होनी चाहिए। मैं कुछ हकाइक आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, बात ये है कि अगर डॉक्टर साहब बड़े हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, डॉक्टर साहब मसाके जमहूरियत को खोलें, उस मसाके जमहूरियत के ऊपर शिक नंबर 23 है जिसके ऊपर दस्तखत है नवाज शरीफ के और बीबी शहीद के, जिसमें इन्होंने ये तय किया था कि ये ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट पर होंगे। देखिए, वो 2 पार्टियों का मिसाके जमहूरियत था, अब 13 पार्टियों का मिसाके जमहूरियत आ गया है। अच्छा डॉक्टर साहब जरा फरूख को बात करने दीजिए। डॉक्टर साहब फरूख को बात करने दीजिए। आई विल कम टू यू। जी फरूख, आपके हालात 20 मिनट बाद भी बदल जाते हैं, हमें पता है। सिर्फ मैं आपको नहीं, हमारा भी बदलता, हमारा आज तो वही मौक़िफ़ है जी जो 1990 में था, जो जी सुन लेना, मैं आ रहा हूँ, मैं 2008 में था, जो 2013 में था, जो 2018 में था, वही 2021 में भी है। डॉक्टर साहब आई रिक्वेस्ट कि आप फरूख को बात पूरी करने दें। आई विल कम टू यू। आपके जो पॉइंट्स है प्लीज नोट रखिए। जी फरूख जी, मैंने आपकी बात बड़ी हौसले से सुनी है। मैं उम्मीद करता हूँ आप भी मेरी बात मैं भी हौसले से सुनता हूँ आपकी बात, जो कहना है आपके। जी, गुजारिश ये है कि मैं आपको एक अलमिया पेश करना चाहता हूँ कि 1985 में जब ज़ियाउल हक मरहूम ने शहीद ने इलेक्शन करवाए, गैर जमाती इलेक्शन करवा दिए। गैर जमाती इलेक्शन में इस किस्म के लोग सामने आए जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब भी आ गए और सियासत के अंदर पैसा और करप्शन जो है वो नवाज शरीफ साहब ने मुतारिफ करवाई। चाहे वो मेहरान बैंक केस के अंदर जो पैसे लिए उनसे अंदर इनका नाम मौजूद है, चाहे वो उसामा बिन लादेन से $10 मिलियन लिए उसमें इनका नाम मौजूद है। इस मुल्क के अंदर छांगा मांगा की सियासत ये मुतारिफ करवाने वाले हैं। इस मुल्क की अखलाकियात का जनाजा निकालने वाले ये हैं। देखिए, ये तो ये कहते हैं खाता है तो लगाता भी है। क्या बात हो गई? ये आप कहते हैं, ये आप कहते हैं। ये सुन लेना, ये कहते हैं कि करप्शन तो कोई मसला ही नहीं है। ये लोगों को ये मेंटली तौर पे ये एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं इस चीज को, जबकि हम कहते हैं कि ये पीटीआई नून पीपल्स पार्टी का मामला नहीं है। आपकी पीडीएम की तहरीक है, आप कहते हैं कि तहरीक हमारी नहीं साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए स्को कार्ड नारा तो ये लगाते हैं ना आप। लेकिन जब सेनेट के ऊपर अमल दरामद करवाने की बात आती है तो इन्होंने गिला किया जी 14 लोगों के हवाले से। तो वो 14 लोग आज भी आपकी सफों में हैं, आपने अपने सीने से लगाए हुए हैं। आप भी ये करते हैं ना, उनको पार्टी से बाहर निकाल देते। हमने अपने फरूख साहब, आप उनकी लिस्ट दे दें क्योंकि आपको पता है 14 आदमी कौन है, हम निकाल देते हैं, आप अपनी दे लीजिए। ठीक हो गया। अच्छा फरूख, मैं जरा आपको पता है। अच्छा फरूख, मुझे जरा यहाँ पे मौका दे, मैं एक ब्रेक ले लूं। पता हो जी जी, इलेक्शन का प्रोसेस पता हो तो सिर्फ वहां पर स्टैंप होती है। अच्छा डॉक्टर साहब और फरूख साहब, एक मिनट। हम ये कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए साफ शफाफ इंतखाबात के लिए ये तरमीम जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक ब्रेक ले लूं, मैं ब्रेक के बाद वापस आऊंगी। फरूख, यहीं से बात का आगाज करेंगे जहां पे आपने बात छोड़ी है, लेकिन एक ब्रेक से वापस आते हैं। जी हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हमने बात की है कुछ सेनेट के तरीक़ेकार के हवाले से। फ़रूख और डॉक्टर साहब की बातें सुनी आपने, कामरान मुर्तज़ा साहब। जो पीडीएम की तहरीक का एक और मकसद है वो आइन की बहाली और बालादस्ती का है, और जिसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक ये भी
दावा करती है कि ये जमातें पहले ये समझती थीं कि टेन्योर पूरा करना मुंतखब हुकूमतों का जमहूरियत के लिए ज़रूरी है, अब इनका मौक़िफ़ बदल गया है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि पीडीएम की सरबराही ज़ाहिर है मौलाना फजल रहमान साहब के पास है, और जो इस वक्त 1 पॉइंट एजेंडा पीडीएम का जो जिसके ऊपर सारी जमातें मुत्तहिद हैं, तरीक़ाकार के ऊपर तो इख्तिलाफ राय है, वो ये है कि हुकूमत को अपने घर भेजना है। कामरान साहब जी, उसमें देखिए सेनेट इलेक्शन का जो मसला है उसमें सबसे पहली बात ये देख लीजिए कि अगर तो कोई ईमानदारी का दावा करे ना तो उसको विद क्लीन हैंड्स आना पड़ता है। वो ये नहीं है कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। ये आपको चंद महीने पहले ये याद होगा, सेनेट इलेक्शन, सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन था। सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन क्या हुआ? ठीक है, उसमें 14 लोग तोड़े गए ना। किसने तोड़े? बेनिफिशियरी उसका कौन था? उसको भी छोड़ दीजिए, चलिए बेनिफिशियरी कौन था। उसके बाद जो है ना अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आया? अल्टीमेटली रिजल्ट आज तक इस वक्त भी ये है कि जो चेयरमैन है उसके पास कम वोट है और जो चेयरमैन नहीं है या उसके अपोनेंट हैं उनके पास ज़्यादा वोट है। तो अगर आप असूलों की बात करते हैं तो वो असूल जो है वो हर वक्त वो असूल के मुताबिक होने चाहिए। फिर इस बात पे मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि इस बात पे भी मुमकिन है पार्टीज बैठ जाती, मगर आपका एक तरीकाकार जो है ना वो दुरुस्त होना चाहिए था। आप क्या कर रहे हैं? सेनेट इलेक्शन में इन्होंने तीन जो है ना अमेंडमेंट्स प्रपोज किए हैं, 59 में, 63 में और 229 में। ठीक है जी, 63 जो है ना वो फैसल वाडा साहब के लिए प्रपोज की है। अब कभी पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स हुई हैं? फैसल वाडा का प्रॉब्लम ये था कि वो जिस दिन इलेक्शन हुए, जिस दिन उसने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए, उस दिन उसकी डुअल नेशनलिटी थी। ठीक है, अब उसको रिट्रोस्पेक्टिवली कर रहे हैं। उसको रिट्रोस्पेक्टिवली इसलिए कर रहे हैं कि वो उसका फायदा जो है वो फैसल वाडा को मिले, और ये कह रहे हैं कि जी उस दिन जो है ना वो उस दिन से निकाल दीजिए, और उसके बाद जो है ना जिस दिन उसने ओथ लिया उस दिन उसकी नहीं होना चाहिए। तो कभी पर्सन स्पेसिफिक, यानी एक शख्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एक शख्स के लिए लीगल अमेंडमेंट भी नहीं हो सकती है, रूल्स की भी नहीं हो सकती है। ये एक शख्स के लिए ला रहे हैं इस तरह से। अब वो जो दूसरी 2 अमेंडमेंट्स हैं वो भी 2 इश्खास के लिए हैं या 3 इश्खास के लिए हैं। 3 इश्खास जो है ना वो इनके जो है जिनको जो है ना इनके अपने एमपीज वोट नहीं देना चाहते, ये उनको ट्रैप करना चाहते हैं। वो 3 लोग जो इसके पीछे हैं, तो नाम मैं नहीं लेता, मेरे दोस्त हैं उनमें से एक आध साथी। तो मतलब कभी 3 लोगों के लिए भी कोई अमेंडमेंट हुई है? ये दस्तूर में अमेंडमेंट या कानून में अमेंडमेंट इस तरह से नहीं होती है। फिर भी अगर आप समझते थे कि मतलब ये बहुत फायदे की बात है, वो ऐसा चूरन है जिसका जो है ना मुल्क को कौम को फायदा होगा, तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ये तो ये माने ना कि इनके अपोनेंट जो है उनके पास उनका सबका वोट बैंक इकट्ठा कर ले और अपना सबका वोट बैंक इकट्ठा कर ले। तो अगर उनका ज्यादा नहीं है तो चलो बराबर ऑलमोस्ट तो है ना, तो फिर वो बराबर वालों के साथ बैठ के मामलात को तय कर लेते हैं बजाय मामलात को तय करने के। फिर उसी तरह से कि कभी कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होनी चाहिए, कभी कहते हैं सदारती रेफरेंस होनी चाहिए, फिर सदारती रेफरेंस पेंडिंग है, मंडे को लगा हुआ है। उसके बाद कहते हैं कि हमने ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया, वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी, सदर साहब ने दस्तखत कर दिए। खुदा के बंदो, मुल्क इस तरह से नहीं चलते। कामरान साहब, इसमें पीडीएम का मौक़िफ़ क्या होगा? एक जो दूसरा मैंने आपसे पूछा कि पहले जमातें कहती थी कि जो मुंतखब हुकूमतें वो अपना दौर मुकम्मल करें तो जमहूरियत मजबूत होती है। आज आप लोग कहते हैं कि नहीं, हुकूमत को तो हर हाल में बहुत जल्दी घर जाना चाहिए वरना मुल्क तो बिल्कुल तबाह होने वाला है। पीडीएम का मौक़िफ़ बहुत क्लियर है। पीडीएम का मौक़िफ़ ये है कि जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल वो इसमें जो वो होते हैं मामलात होते हैं, जो दस्तूर के दायरे से बाहर के मामलात हैं या दस्तूर के दायरे से बाहर ऐसी कुव्वतें हैं जो इसमें मुदाखलत नहीं कर सकती, वो इसमें मुदाखलत ना करें। हम बिल्कुल ये कहते हैं कि वक्त पूरा करना चाहिए, हर गवर्नमेंट को पूरा करना चाहिए, मगर उसके साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि वो ताकतें जिनको कौम ने कोई और फ़राइज़ दिए थे, जिनके लिए जो है ना कौम किसी और तरह से कुर्बानी दे रही है और अपने से बेहतर उनको रखा हुआ है, वो ये ना कि हमारे वोट को भी छीन के ले जाए, हम ये कहते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी जमात ज़ाहिर है पीडीएम की एक मुश्तरका हमने इलेक्शन कमीशन के सामने देखा फॉरेन फंडिंग केस में एहतजाज, तो फ़ारूक हबीब साहब तो आपकी जमात के ख़िलाफ़ केस लेके गए हुए हैं और ये भी इलेक्शन कमीशन में तकरीबन हर रोज़ ही पेश होते हैं। अब ये बताइए कि आप लोग ये कह रहे हैं कि पीटीआई का पुराना केस है, पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, या आप समझते हैं कि नहीं भाई सारी जमातों का एक दफ़ा ही किस्सा सामने आ जाए कि कौन कहाँ से कैसे फंडिंग ले रहा है? देखिए, हमने भी अपना जवाब, जब हमने अपने जो जवाबात हैं इलेक्शन कमीशन ने वो उनको जमा करा दिए हैं, लेकिन आप ये देखें कि ये फॉरेन फंडिंग केस कब से शुरू हुआ हुआ है।
फारूक हबीब इसके बड़े एक्सपर्ट हैं। सिंपल सी बात है, आप जो है एक दरख्वास्त गुजार जो है, जो आपकी पार्टी का बानी रुकन है, आप उसको रिकॉर्ड दे दें जो उसका हक है। केस लड़ेगा, जो रिकॉर्ड देखेगा तो हक है ना, आप उसको दे दें। हाँ, हम तो, हमारा उसका मसला कोई नहीं है। हमारा तो अभी इसी साल जो है आप लोगों ने ये चीज़ हमें और पीपल्स पार्टी को कहा है कि वो दें। हम नहीं जाएंगे इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जाके वहाँ पर 70 से शायद पेशियाँ जो है उसको 5-7 जो है वकील चेंज करवाएंगे बार बार, और अब शायद बाबर अवान है। हम तो पहले दिन से उनकी कंप्लेंट्स कर रहे हैं। आपका तो 7 साल से केस लगे, आप कह रहे हैं कि हमारा और पीपल्स पार्टी का केस आपसे पहले हो जाए, और आप जो है अभी भी इसी स्टे में और इसकी जुरिस्डिक्शन में इलेक्शन कमीशन की और वकला की चेंज कर करके और रिकॉर्ड छुपा छुपा के वक्त गुजार दें। ऐसा नहीं होगा। पहले केस 14 वाला चलेगा, फिर 21 और 20 वाला चलेगा। तो ये जो है हमें कोई नहीं, हाथ कंगन को आरसी किया है। आप कल जाएं और दें, जाए अकबर साहब को दे दें अपना रिकॉर्ड जो है, और पता लग जाएगा कि क्या, और जो स्टेट बैंक ने 23 अकाउंट जो आपके दिए हैं खुफिया जो है उसको बता दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है। लेकिन 7 साल का मतलब है कि कितना लंबा अरसा है, और अभी भी आप जो है उसके पीछे छुप रहे हैं इन्हीं चीज़ों के। कोई मसला नहीं है, आप बड़ी साफ शफाफ आपकी तहरीक है, आपका पार्टी है। आपको तो पहले दिन ही 2014-15 में ये केस क्लोज कर देना चाहिए था अपने रिकॉर्ड दे के। जी ये फारूक बात हमें साहब, बताएं कौम को कि आपने 40,000 डोनर्स की रिपोर्ट कर दी थी। आपके पास तो 40 लाख की नहीं, 40 करोड़ की भी हो सकती, क्योंकि आपकी पार्टी पहले दिन से ही चंदे पे चली है, चाहे वो ठीक है डॉक्टर अस्पताल साहब। के डॉक्टर लिए साहब, हो। आपने अभी कहा भी कि वजीर आजम जो है इस्तीफा देने के लिए तैयार है, उनके मुंह पे इस्तीफे का भी लफ्ज आ गया, देने के लिए तैयार है, लेकिन फिर वो कहते दूंगा उस वक्त जब मुझे पैसे देंगे। ठीक हो गया। फारूक, आपको कह रहे हैं एक्सपर्ट हैं आप, ज़ाहिर है जितना आप फॉरेन फंडिंग के केस को लेके जितना आप परसू कर रहे हैं, जिस तरह से टीवी के ऊपर आप तकरीबन हर रोज़ ही आप हमें नज़र आते हैं, आप पेशियां भी देख रहे हैं, क्या मसला है? ये ऑर्डर में होना चाहिए, पहले 14 वाला केस चले या पहले 17 वाला केस चले या 21 वाला चले, क्या हो? देखिए, पहले तो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन करेक्ट कर दूं। ये पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का केस 2020 का केस नहीं है, ये केस 2017 के अंदर दायर हुआ है। जी। और पिछले 4 साल से जो है वो पीएमएलएन पीपल्स पार्टी अपना रिकॉर्ड जमा नहीं करवा रही। डॉक्टर साहब कह रहे थे हमने रिकॉर्ड जमा करवा दिया, अभी तक कोई रिकॉर्ड जमा नहीं करवाया। इनकी पार्टी अकाउंट्स के अंदर जो करोड़ों अरबों रुपया आया है, जो पैसे आए हैं, जो अखराजात करवाए गए हैं, इलेक्शन कमीशन पूछ रहा है उनके जराए में, लेकिन जराए सामने नहीं आ रहे। हो सकता है कि अगली पेशी में कोई कतरी का सामने आ जाए, जिस तरह पनामा केस के अंदर आया था। जो दूसरी बात ये कर रहे हैं बार बार हमारे केस के हवाले से, तो हम अपना तमाम का रिकॉर्ड जमा पनामा में से कामा ही निकलेगा फिर। और रिकॉर्ड को स्क्रूटनी कमेटी स्क्रूटनाइज कर रही है। इसी तरीके से इन्होंने अपनी आपके वजीर आजम ने ये कहा था पनामा के डॉक्टर साहब आई विल रिक्वेस्ट कि अगर आप फारूक की बात करने दें मुझे, आप फिर। दूसरी बात ये है कि वजीर आजम इमरान खान ने बात को नहीं मानता, मैं जो कह रहा हूँ सुन ले, मैंने तो आपकी बात में कोई लुकमा नहीं दिया, जरा हौसले से सुन ले। देखें, बात ये है कि जो असल हकीकत है कि इमरान खान तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी 60 साल कमाई का हिसाब दे दिया था। इन्होंने तो एक डॉक्यूमेंट नहीं दिया, हमने तो 60 से ज्यादा डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे। आपके पास 10 ट्रॉलियां हमारी पड़ी भी हैं, 10 ट्रॉलियां पड़ी हुई हैं। दूसरी बात 10 ट्रॉलियां पड़ी हुई हैं रिकॉर्ड के साथ। फख्र है कि हमने तो पाकिस्तान की आवाम ने हमारी इस पार्टी को फंड दिया, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने दिया। आपकी तरह हमने उसामा बिन लादेन से पैसे नहीं लिए, हमने लीबिया इराक से पैसे नहीं लिए, हमने उसामा बिन लादेन को आपने पाला हुआ था क्या पाकिस्तान से पैसे नहीं लिए। देखें, वो तो बेनजीर भुट्टो की किताब में लिखा हुआ है ना कि आप नवाज शरीफ ने $10 मिलियन लेकर उनकी हुकूमत गिराने के लिए कोशिश की थी। ठीक है जी, फंड कभी किसी जगह से छोड़ा ही नहीं है, तो आपने उसका हिसाब देना है इलेक्शन कमीशन के सामने, वो आप अपना हिसाब अच्छा फारूक, दूसरा ये है कि ये कानून के अंदर है कि तमाम पार्टियों की स्क्रूटनी होनी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसके ऊपर मौजूद है, तो लिहाजा आप अपना जवाब दें, हम अपना जवाब देते हैं, और आप अकबर बाबर को इजी लोड करवाते रहे, हमें कोई एतराज नहीं है।
चलें जी, इजी लोड के ऊपर अगर वो चल रहा है तो चलने दें, हमें उसके ऊपर कोई एतराज नहीं। बहुत शुक्रिया लेकिन फरूख मामला हबीब ये साहब, है बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब और डॉक्टर असद अशरफ साहब। गुफ्तगू बहुत ज़्यादा दिलचस्प है और ज़ाहिर है अभी इसमें ऐसे बहुत सारे हक़ाइक़ हैं जो जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं, लेकिन आज से प्रोग्राम के लिए इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।